नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, मैं सर डॉक्टर संदीप शर्मा फ्रॉम उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। और आज हम आपके द्वारा पूछे गए कुछ सवाल हैं या फिर आपके द्वारा बताए गए कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि जो भी आपके मन में डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। जी सर, बहुत सारे सवाल आए हैं हमें जब मैंने वो सिद्धार्थ जी की वीडियो अपलोड की थी हार्ट अटैक से रिलेटेड। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, हमने कुछ क्वेश्चंस को पिक किया है और उसके आंसर्स आप आपसे मांगे गए हैं। बहुत सारे दर्शक आपसे चाहते हैं कि आप उनका आंसर दो। तो सबसे पहला सवाल मैं उठाती हूँ तरल अग्रवाल जी का। ये कहते हैं हार्ट हार्ट ब्लॉकेज कैन बी डायग्नोस बाय कोरोनरी सीटी स्कैन। उन्होंने क्वेश्चन किया है। तो अग्रवाल जी, बिल्कुल जो हार्ट का ब्लॉकेज है उसको कोरोनरी कैल्शियम स्कैनिंग या फिर सीटी एंजियो जिसको बोलते हैं उसके द्वारा बिल्कुल ब्लॉकेज पता किया जा सकता है। और अभी सबसे रिसेंट इवेंट हुआ है, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका सीटी एंजियो हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि कैसे वो आजकल बहुत फेमस होता जा रहा है और बिना किसी चीड़-फाड़, बिना बॉडी में तार डाले जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। जी सर, सेकंड क्वेश्चन है सरोजिनी मित्रा जी पूछती हैं कि बेटर मेक अ वीडियो अबाउट करेक्ट डाइट इन डिटेल। ऑल्सो काइंडली सजेस्ट व्हाट शुड अ नॉर्मल पर्सन ऐड इन डेली डाइट। एक नॉर्मल आदमी की रोजमर्रा की डाइट किस तरह की होनी चाहिए हार्ट की कंडीशन में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 2 चीज़ है। पहली बात, आप हार्ट की बीमारी से बचना चाहते हैं, तो अलग चीज़ है। अगर आपको हार्ट डिज़ीज़ पहले से ही हो गया है और आप मेडिकेशन पे हैं, तो फिर कहानी पूरी एकदम अलग हो जाती है, उसका मैनेजमेंट एकदम अलग हो जाता है। तो हम्म। जब तक अभी आपको हार्ट डिज़ीज़ नहीं है, आप दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं और आप बचना चाहते हैं, तो ये बहुत आसान काम है और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आपको कोई एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से सबसे बस क्या है कि क्या नहीं खाना है, क्या खाना है कि अलग बात, क्या नहीं खाना है। तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं खानी है जिससे हार्ट डिज़ीज़ होती है। तो मैं आप पूछेंगे सर ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं? तो देखिए, हार्ट के ब्लॉकेज बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और ट्राइग्लिसराइड ज़रूरत पड़ती है। अब जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें से भी ऑक्सीडाइज़्ड कोलेस्ट्रॉल जो है वही उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? आपका स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि हम ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल ना खाएँ, ट्राइग्लिसराइड ना खाएँ और हमारी खून की नली की जो अंदर वाला पार्ट है उसको डैमेज करने वाला डाइट ना खाएँ। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं? तो जिसमें भी बहुत ज़्यादा तेल है, फ्राइड फूड है, ऑयली फूड है, वो आप बंद कर दीजिए, तो आपको ट्राइग्लिसराइड नहीं आएगा। दूसरा, आप जो भी कोलेस्ट्रॉल जिससे आती है, अब कोलेस्ट्रॉल किससे आता है? जानवरों से आने वाली चीज़ें हैं, तो अब उसमें सब कुछ आ जाता है, चिकन, मटन, मिल्क, पनीर, घी, आइसक्रीम, सब कुछ जो-जो जानवरों से आता है। तो एकदम सिंपल आइडिया है कि जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो आपको ये ब्लॉकेज होगा नहीं। अब ज़्यादातर लोग पूछते हैं सर इसका डाइट प्लान क्या है? इसका डाइट प्लान वही है कि बस आप ऑयली चीज़ें मत खाइए, आपके लिए वही डाइट प्लान है। मगर अगर आप मेडिकेशन पे हैं और पहले से ही हार्ट डिज़ीज़ हो चुकी है, तब फिर डाइट प्लान टोटल डिफरेंट हो जाएगा। और वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशन क्या है, कौन-कौन सी मेडिकेशन चल रही है, आपका एज क्या है और आपका हार्ट के साथ और कौन-सा कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटिक है, किडनी प्रॉब्लम है और कौन-सी है। अलग-अलग कंडीशन में अलग-अलग डाइट देना पड़ता है और दवाइयों को उसके साथ टेपर करना पड़ता है। तो वो यहाँ पे बता पाना मुश्किल है कि भाई उसमें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन उन पेशेंट में वो चीज़ तो ज़रूर लागू होगा कि आपको ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का फ्री डाइट अपने को लेना पड़ेगा। साथ में उनके लिए और बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ग्रीन जूस ऐड हो जाता है, फास्टिंग ऐड हो जाता है और बहुत सारे फ्लैक्स सीड देने पड़ते हैं। वो पर्टिकुलर पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसको हम कौन-सा डाइट देंगे। सर, अगला सवाल है रामा मल्होत्रा जी का। वो पूछ रहे हैं कैन यू सजेस्ट व्हाट टू ईट इफ वन हैज ट्राइग्लिसराइड इज हाई। किसी का अगर ट्राइग्लिसराइड हाई है तो उसके लिए क्या डाइट होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ट्राइग्लिसराइड है उसके लिए क्या डाइट होना चाहिए, तो वो तो बात की बात है। पहली बात, क्या डाइट नहीं होना चाहिए? डाइट में क्या नहीं होना चाहिए? ट्राइग्लिसराइड। जब आप ट्राइग्लिसराइड डाइट में लेंगे ही नहीं तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा नहीं। मगर कभी-कभी क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें ट्राइग्लिसराइड इतना होने के बाद भी
आपका नॉर्मल खाना आप शायद उतना ट्राइग्लिसराइड ना ले लो फिर भी बढ़ सकता है। तो जैसे बीटा ब्लॉकर्स अगर आप हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं, उससे आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। दूसरा, अगर आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम है, उससे आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। आप डायबिटिक हैं, उससे आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। मगर ज्यादातर टाइम उल्टा होता है, जब आपको ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होगा ना, तो इनके द्वारा बीमारी होगी, तब ये सब बीमारियां होंगी, और जब ये सब बीमारियां होंगी तो आप उनका मेडिकेशन खाएंगे तो और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। मतलब ये एक प्रकार का गोल चक्कर है। आपने ट्राइग्लिसराइड बढ़ा के रखा था तो डायबिटीज हार्ट डिजीज हो गया, और जब इनकी दवाई खाएंगे तो और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। तो अगर आप अभी बीमार नहीं है तो सबसे अच्छा स्ट्रेटजी है ट्राइग्लिसराइड लेना। दूसरा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स फाइबर्स लेंगे तो जो ट्राइग्लिसराइड जो पहले से ब्लड में है, और जो आप बाकी थोड़ा बहुत सीड्स से नट्स से आ भी रहा है, वो भी क्या होगा, बैलेंस ऑफ हो जाएगा। तो सबसे पहला लोग पूछते सर क्या खाएं क्या खाएं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ क्या नहीं खाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राइग्लिसराइड के केस में। आप ट्राइग्लिसराइड वाला खाना खाइए मत। अब ट्राइग्लिसराइड का नाम सुनते ही लोगों को वो लगता है कि ये बड़ा टेक्निकल वर्ड है, एक्चुअली में ये तेल है, इसका शुद्ध देसी वर्ड है तेल। तो अगर आप तेल नहीं खाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा। अब तेल एक तो प्रत्यक्ष तेल होता है, भाई सरेआम पूरी खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं। एक हिडन वाला तेल होता है, आइसक्रीम में भी तेल है, ठीक है। और फ्रेंच फ्राइज वो उतना ऑयली नहीं दिखता होगा, लेकिन वो उसमें बहुत तेल है। काजू, बादाम, इन सब के अंदर तेल है। बस ये है कि जो नट्स हैं, अगर उसको आप सीमित मात्रा में खाएंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बहुत ज्यादा खा रहे होंगे तो उससे भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। तो नट सीड्स को मिनिमम क्वांटिटी में रखिए, उसको एज अ ड्रेसिंग की तरह यूज करिए, और जितने भी ऑयली फूड है उनको ना खाइए, पहला। दूसरा, अब मान लीजिए आपका पहले से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है लेकिन अभी बीमारी नहीं हुई है, तो आप फ्रूट्स वेजिटेबल खाएंगे तो वो क्या करेगा, उसका फाइबर जो है वो ट्राइग्लिसराइड को कैप्चर करके आपके बॉडी से एग्जिट करवा देगा। तो आप समय रहते बिना बीमार हुए अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल कम कर लेंगे। जी सर, अगला सवाल है महुआ जी का। वो पूछती हैं, व्हाट अबाउट स्टेरॉइड टेकन फॉर बॉडी एनहांसमेंट दैट मे कॉज हिज डेथ। मतलब वो सिद्धार्थ जी की बात कर रही हैं, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं। तो स्टेरॉइड का कितना नुकसान हो सकता है बॉडी के लिए, थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दीजिए ताकि उन लोगों को एग्जैक्टली। तो देखिए क्या इंफॉर्मेशन मिल होता है, जाए। जो स्टेरॉइड है ना, उसको अगर आप केमिकली और मेडिकली समझना चाहेंगे तो ये एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी में बनता है, लेकिन हमारा बॉडी उसको रेगुलेटेड अमाउंट में निकालता है जितनी हमको जरूरत होती है। जब आप इसको बाहर से लेने लगेंगे तो हमारा बॉडी अजीबो अलग वायलेंटली बिहेव करने लगेगा। तो स्टेरॉइड लेने से क्या होता है, आपका बॉडी फैट को, कोलेस्ट्रॉल को, और ट्राइग्लिसराइड और बाकी ग्रोथ हार्मोन, प्रोटीन को अनयूजुअल तरीके से प्रोसेस करने लगेगा। यस, जब स्टेरॉइड लेंगे तो हमारे बॉडी में बहुत जबरदस्त फ्री रेडिकल बनता है। और मैंने आपको पहले भी बताया होगा और अभी भी बता रहा हूं, जब जब बॉडी में चाहे किसी भी कारणवश फ्री रेडिकल बनेगा तो आपका एंडोथेलियल डैमेज होगा, खून का नली का अंदर वाला भाग डैमेज होगा, और आपको ब्लॉकेज होगा। और क्या कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअल क्या कारण है वो तो हमको भी नहीं पता, वो तो जब उसका पोस्टमार्टम हुआ होगा वो डॉक्टर जानता होगा। और खैर, हमको उस पर्टिकुलर आदमी से इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। हमारे रियल हीरो तो हमारा मिडिल क्लास फैमिली जो हमको देख रहे हैं वो है रियल हीरो। तो उनके में अगर वो स्टेरॉइड ले रहे हैं तो मेरी सलाह है बंद कर दीजिए। अगर आप जिम के उससे ले रहे हैं, कहीं कहीं कुछ ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड मजबूरी में देना पड़ता है, वो अलग केस है। तो इसमें देखिए दो चीज होता है, अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी एकदम सट से कम हो जाएगी, तो आपका क्या होगा, बॉडी का जो है वो चीजों को फाइट ऑफ नहीं कर पाएगा। दूसरा, भयंकर ज्यादा फ्री रेडिकल बनने लगेंगे तो डैमेज होगा, तो आपकी बॉडी तो बन जाएगी लेकिन वो जो डैमेज का भुगतान आपको देर से देर भुगतना पड़ेगा, और भुगतते भी हैं। जो बहुत ज्यादा स्टेरॉइड लेते हैं उनका आखिरी समय बहुत खतरनाक, बहुत कष्टदायी बीतता है, और उनका डेथ नॉर्मल लोगों से भी जल्दी हो जाता है। तो ये सच्चाई है। सर, अगला सवाल है ये कुछ लोगों ने पूछा, एक्चुअली लास्ट वीडियो में एंडोथीलियम पे बात चल रही थी और उसमें काफी ज्यादा बात नहीं हो पाई, समय की कमी की वजह से मैं काफी शॉर्ट रखना चाह रही थी वीडियो को। तो लोगों ने इस बात में पूछा है मुझसे कि आप इस सर से पूछिए कि एंडोथीलियम ना बस्ट हो उसके लिए हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, कौन सी ऐसी पर्टिकुलर सब्जियां हैं या पत्ते हैं जिनको खाने से एंडोथीलियम लेयर जो है वो हेल्दी रहती है। बहुत अच्छा। चलो, एक आपने वीडियो देखा तो आपका ध्यान तो गया एटलीस्ट कि हाँ, एंडोथीलियम एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके अंदर वो है, आपकी ट्रेजरी है, आपका मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आते हैं कि इसको डैमेज होने से कैसे बताएं। तो इससे पहले जो जो मैंने बताया था, ट्राइग्लिसराइड नहीं लेना है, कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना है, इससे क्या होगा,
ब्लॉकेज नहीं बनेगा, ऊपर का लेयर डैमेज ना हो, तो हमको वो चीजें लेनी है जो उस एंडोथेलियम लेयर को एनर्जी और उस एंडोथेलियल लेयर को रिपेयर प्रोवाइड करते हैं। वो कौन सी प्रोवाइड करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड और पूरे फाइबर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इससे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड कहां से मिलेगा? एकदम सिंपल है नाइट्रिक ऑक्साइड देखने का, मार्केट में जाइए, जितने भी कलरफुल चीजें आपको दिख रही हैं उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड। एकदम डार्क ग्रीन सब्जियां, नाइट्रिक ऑक्साइड। एकदम लाल चुकंदर, नाइट्रिक ऑक्साइड। एकदम लाल मिर्ची, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जैसे ही आप जाएंगे ना और जो देखेंगे इतना एकदम बहुत चमकीला, बहुत ही गहरा कलर का सब्जी जो चीज है, वही इंडिकेशन है इसके अंदर क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जितनी भी हरी चीजें हैं उनमें बहुत हाईली कंसंट्रेटेड होता है, लेकिन केवल अकेला नाइट्रिक ऑक्साइड कुछ नहीं कर सकता। नाइट्रिक ऑक्साइड का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन उसको साथ में बाकी चीजें भी चाहिए। तो जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड इंजन है, लेकिन बिना इंजन ही अकेला गाड़ी नहीं चला सकता, साथ में चक्का चाहिए, उसका स्टीयरिंग चाहिए, सीट चाहिए। तो आप ग्रीन वाली चीजें बढ़ाइए, साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाइए। तो एकदम सिंपल, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड बाकी सब चीजें। तो नाइट्रिक ऑक्साइड कहां से है? ग्रीन वेजिटेबल से। बाकी आप अपना फालतू चीजें मत खाइए और फ्रूट एंड वेजिटेबल खाइए। एकदम सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन सर बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्राइटिस होता है, तो ऐसे लोगों के लिए ग्रीन वेजिटेबल रॉ फॉर्म में खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल तो उनको किस तरीके बिल्कुल से खाना बिल्कुल चाहिए? मुश्किल हो जाता है। उनका सबसे पहले गैस्ट्राइटिस ठीक करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको। बिल्कुल मैं मानता हूं, और होता भी है कि लोग जब रॉ डाइट लेते हैं और ग्रीन लीव्स लेते हैं तो उनका पेट खराब होता है। ये इंडिकेट करता है कि हमारी परिस्थिति कितनी खराब हो चुकी है। तो हमको अपना गैस्ट्राइटिस ठीक करना पड़ेगा ऑन द फर्स्ट प्लेस, नहीं तो आप नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कोई भी डाइट नहीं खा पाएंगे। तो गैस्ट्राइटिस पे का इलाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप उसका इलाज करेंगे, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन से आएगा तो आएगा, उसको कुछ और दूसरा सोर्स भी नहीं है। तो आपका पेट खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपके लिए कोई माफी है या फिर आपके लिए कुछ और है, कुछ नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड लेना है तो आप अपना गैस्ट्राइटिस सबसे पहले ठीक करिए, और जैसे आप अच्छा खाना चालू कर देंगे तो गैस्ट्राइटिस एक इशू कब आता है? रॉ फॉर्म में। तो इसका मतलब है पहले आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करते हुए पहले गैस्ट्राइटिस ठीक करिए, क्योंकि देर सवेर आप जब तक ग्रीन नहीं खाएंगे तो आपके सामने वो रिस्क रहेगा ही रहेगा। ओके सर, एक और सवाल है, ये मेरा पर्सनल सवाल है कि कुछ लोगों को रॉ फूड खाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो क्या वो उसको जूस के फॉर्म में ले सकते हैं, ग्रीन जूस बना करके, या उसका स्मूदी बना करके पी सकते हैं, उनको उतना ही बेनिफिट मिलेगा? डेफिनेटली बिल्कुल उतना ही बेनिफिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्मूदी बना के पी रहे हैं बहुत अच्छा, आप सूप के साथ पी रहे हैं बहुत अच्छा, थोड़ा उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, लेकिन मेरा कहना है जीरो से तो बहुत अच्छा है ना। तो बिल्कुल पीजिए, बिल्कुल इफेक्ट होगा, कोई दिक्कत ओके। नहीं। सर अगला सवाल है साधु गोयल जी का। ये कहते हैं, तान्या जी व संदीप सर को नमस्कार, आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात नहीं निकल पा रही है। जापान के लोग रोज नॉनवेज खाते हैं और 100 से 120 साल तक जीते हैं, इसका क्या कारण है? बिल्कुल। तो ये एक आपका मन का सवाल नहीं है, ये सबके मन का सवाल था, और इसके ऊपर बाकायदे एक रिसर्च किया गया और एक बहुत बड़ी स्टडी हुई कि जापान में क्या है। तो जब उनके डाइट को गौर से एनालाइज किया गया तब पता चला कि वो नॉनवेज तो पार्ट सिर्फ उनका 10% पार्ट नॉनवेज है, 90% पार्ट उनका इतना ज्यादा हेल्दी है कि दुनिया की बाकी कोई सभ्यता नहीं खाती। मतलब उनका कल्चर ही इतना हेल्दी है। सिर्फ नॉनवेज वाला अभी मैं बाद में बताऊंगा नॉनवेज वाला पार्ट, उनका जो बाकी वाला पार्ट जो है, बाकी डाइट जो है, 90% जो डाइट है, वो सूप लेते ही लेते हैं, वो वेजिटेबल्स लेते ही लेते हैं, वो उनका जो हरी सब्जियां हैं और नट्स, ग्रीन बीन्स होते हैं, और जो हरा मटर होता है, इन सब की चीजों का उनके डाइट में बहुत ज्यादा पार्ट होता है। ये तो हो गया नॉनवेज को छोड़ के वाला पार्ट थे। अब उनके नॉनवेज पे जब आप गौर से देंगे, या फिर जो लोग जापान गए होंगे उन्होंने देखा होगा, उनका जो नॉनवेज है, उनका नॉनवेज ग्रिलिंग वाला इशू नहीं है, वो लोग ग्रिल नहीं करते। ठीक, पहला, ज्यादातर डाइट में उनका फिश ज्यादा होता है। ठीक, उनके अंदर उनका जो कल्चर है उस पे आप देखेंगे, वो जो मांस है कई बार तो वो लोग कच्चा ही खा लेते, बिना पकाए बिना उबाले, डायरेक्ट डायरेक्ट सुशी वगैरह जो होता है उसमें डायरेक्ट चावल या फिर कुछ मिक्स करके और सीधे कच्चा डायरेक्ट खा लेते हैं। इससे क्या होता है, जो नॉन वेजिटेरियन का जो डैमेजिंग लेवल है वो बहुत कम होता है। मतलब अगर आप कच्चा खा रहे हैं तो वो आपको 10 यूनिट डैमेज कर रहा है, लेकिन अगर उसको पका देंगे
तो वो 120 यूनिट डैमेज करेगा। मतलब वो नॉनवेज तो खा रहे हैं लेकिन वो बहुत कम डैमेज वाला खा रहे हैं। तो पहली बात तो उन्होंने 90% बहुत अच्छा किया और 5% गलत किया, तो वो 90 की जगह 85 तक पहुंचे। तो नॉनवेज तो गड़बड़ है, लेकिन उनका नॉनवेज भी हमारे नॉनवेज से काफी अच्छा है, क्योंकि उनका खाने का तरीका अलग है और उनका बाकी डाइट हमारे से बहुत अच्छा है, पहला। दूसरा, उनके उन लोगों में एंटीऑक्सीडेंट लेने का शुरू से कल्चर रहा है, हजारों साल पुराना कल्चर है। उनको ग्रीन टी लेते हैं वो लोग, उनका खुद का वहीं का बनाया हुआ ग्रीन टी है, उनका एंटीऑक्सीडेंट लेवल बहुत होता है। तो जो भी ऑक्सीडेंट बना था नॉनवेज खाने से, वो एंटीऑक्सीडेंट उनको कवर कर लेता है, तो उनका जो नॉनवेज का जो डैमेज है वो उतना हो ही नहीं पाता। इसके बाद बिल्कुल ये सही। देखा गया कि जापानी जब जापान छोड़ के चले जाते तब क्या होता, तब भी उनके साथ ऐसा है। मतलब ये देखना चाह रहे थे क्या उनके जेनेटिक्स में कुछ ऐसा है कि उनके डाइट में कुछ ऐसा है। तो जब देखा गया वही जापानी जब अमेरिका चला जाता है तो अमेरिका की तरह मरने लगता है और सेम टू सेम बीमारियां होती है। मतलब क्या होता है, नॉनवेज कैसे खा रहे हैं प्लस साथ में नॉनवेज के साथ क्या खा रहे हैं और नॉनवेज की क्वांटिटी कितनी है, बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है। तो जब वो अमेरिका गए तो वो जापानी कल्चर का खाना उनका बंद हो गया, सूप पीना, ग्रीन टी, सब्जियां खाना, बाकी सब चीजें बंद हो गई। अमेरिकन की तरह फ्राइड चिकन, फ्राइड मटन, ब्रेड बटर और अमेरिकन स्टाइल में वो लोग खाना खाने लगे और उनका डेथ भी अमेरिकन स्टाइल में होने लगा। मतलब जापान के लोग नॉनवेज खाते हैं लेकिन नॉनवेज का जो उनका जो पार्ट है बहुत छोटा और बहुत हेल्दी, मैंने कम कम डैमेजिंग वाला पार्ट है, हेल्दी नहीं बोलूंगा, कम हेल्दी है ना, उतना हेल्दी, उतना ज्यादा डैमेजिंग नहीं है, कम डैमेजिंग है। इसलिए जापान के लोग उतना जीते हैं। और उसी जापान को आप इंडिया बाकी जगह ले आओ तो जहां जाएंगे वो वहां की तरह होने लग जाएंगे। तो ये सच्चाई है, इस पे स्टडी भी किया गया है, बहुत बड़ा रिसर्च टॉपिक। जी सर, अगला सवाल मीरा शर्मा जी ने किया है। ये कहती हैं कि शेम ऑन यू पीपल ट्राइंग टू मेक एडवांटेज ऑफ समवंस डेथ टू गेन पब्लिसिटी। हमने तो सिद्धार्थ शुक्ला जी को एग्जाम्पल दिया था, या उसके ऊपर इन्होंने ये कमेंट किया है। शायद इनको नहीं पता कि भारत में सिद्धार्थ शुक्ला जैसे लाखों लोग ऐसे हैं जो रोजाना हार्ट अटैक से मरते हैं। तो 10,000 लोग डेथ होते हैं। हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है सिद्धार्थ जी का, लेकिन हमारा मकसद था कि जनरल पब्लिक को ये इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि वो ट्रेंड में चल रहे थे, इसलिए वो कैची था। यही कारण था हमको सिर्फ सिद्धार्थ जी की जो टॉपिक है उनको उठाने के लिए। तो और दूसरा हमारा मकसद ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचाना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइप के इंसिडेंट्स के बाद अगर आप देखते हैं तो उसके थ्रू ही सही, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी है, जी पहला। और रियल में सिद्धार्थ शुक्ला आप शायद उनको हीरो मानते हैं, मेरा रियल हीरो तो वही है, मिडिल क्लास फैमिली जो जॉब पे जाता है, अपने फैमिली के कमाता है और शाम को आता है 2 रोटी खाता है, वो है रियल हीरो। सिद्धार्थ शुक्ला इज नॉट अ रियल हीरो फॉर मी। या ओके, अगला प्रश्न जो है वो नैना जी का है। नैना जी बोलती हैं, बहुत सारे मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस आई हैव सीन लिविंग फॉर 90 इयर्स इन पाकिस्तान। देयर आर पीपल लिविंग टिल 90 प्लस years and even in Goa, so many old grandpa grandma living till 90 plus, all are non-vegetarian and eat all animal products. So there is a question mark for your for your uh, whatever you have talked until now. So अब ये बताइए कि भारत में जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो भी काफी हद तक लंबी उम्र जीते हैं, उसका क्या कारण हो सकता है? एग्जैक्टली, कितने परसेंट लोग, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको जब भी कोई साइंटिफिक डाटा दिया जाता है ना तो उसका एक बेस होना चाहिए ना भाई, किस बेसिस पे। जैसे मान के चलिए आप सिगरेट पी रहे हैं, 1 लाख लोग सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन 1 लाख लोग लंग कैंसर से नहीं मरते, सिर्फ 30% लोग मरते हैं। तो हम सिगरेट को फिर भी क्या बोलते हैं, इसको पीने से आपको लंग कैंसर होता है। तो हमारा डाटा निकालने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। अगर कुछ लोग नहीं मरते, कुछ लोग 90 साल तक जीते हैं, इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि वो नॉन वेज अच्छा है। हमको ये देखना पड़ेगा ज्यादातर लोगों में क्या होता है, पहला। दूसरा, अभी बात चल रही है हार्ट अटैक की, लेकिन नॉनवेज खाने से केवल हार्ट अटैक थोड़ी होता है। आपको ये देखना पड़ेगा नॉनवेज खाने से और क्या क्या होता है, उनको सबको कंबाइन करिए। तो हार्ट अटैक हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है। अगर जब इन सबको आप कंबाइन करेंगे तो ये पहुंच जाएगा करीबन 80% के आसपास। 80% लोग ऐसे ही मरते हैं। अच्छा, अब आप सोचते हैं सर वेजिटेरियन भी तो मरते हैं। तो सबने अपने आप को डैमेज करने का अपना अपना रास्ता निकाल रखा है। नॉन वेजिटेरियन वालों ने नॉनवेज खा के अपना रास्ता निकाल रखा है, शाकाहारियों ने पनीर खा के अपना रास्ता नहीं नहीं, निकाल रखा है। आप नहीं नहीं सर, क्वेश्चन में आपने ठीक से सुना नहीं। वो ये कह रही हैं कि नॉनवेज खाने के बाद भी वो 90 साल तक जी रहे हैं, उसका जी क्या सकते, वही कारण तो है? मैं बता रहा हूँ।
इसका बिल्कुल जी सकते, हो सकता है कि कुछ लोग सर्वाइव कर जाए, हो सकता है उनके कुछ का अंदर का बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा हो, उसके बाद भी वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ लोग हैं, बिल्कुल हो सकता है। या पहला। दूसरा, ये वो लोग हैं जो पुराने जमाने के, जो भाई अभी 90 साल का होगा, वो पुराने जमाने बिल्कुल, का होगा, तो बिल्कुल, उस जमाने बिल्कुल। का उनका चीजें अलग थी, अब की जमाने की या चीजें अलग थी। वो लोग क्या केएफसी का बारबेक्यू खाते थे? वो पुराने जमाने के लोग नहीं खाते थे, वो चिकन उबाल के खाते थे। अभी भी गांव में जाइए तो वो चिकन आप खा ही नहीं पाएंगे, बोलेंगे अरे ये तो बेस्वाद लग रहा है। तो उनका चिकन अलग था। पहला, कुछ लोग एक्सेप्शन हो सकते हैं, पहला। दूसरा, आप ज्यादातर लोगों के साथ क्या हो रहा है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा ना भाई। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि यार 1 लाख में से एक को लंग कैंसर से मरा, एक लीवर कैंसर से मरा, एक उसमें, लेकिन एक जन है वो तो कुछ भी नहीं हुआ, वो स्वस्थ था। लेकिन फिर भी मैं सिगरेट को ये नहीं ठप्पा लगा सकता कि वो खराब नहीं है। उसी हम्म, प्रकार नॉनवेज की तरह, नॉनवेज खाने से ज्यादातर लोग अगर बीमार पड़ रहे हैं, तो मुझे नॉनवेज के बारे में आपको सतर्क करना पड़ेगा। तो जी, आपके ऊपर डाटा, आपके सामने डाटा है, कुछ लोगों को कुछ नहीं हुआ, अच्छी बात है। ज्यादातर लोगों को हुआ, तो एज अ मेडिकल एडवाइस आप क्या एडवाइस करेंगे कि भाई नॉनवेज खतरनाक होता है। अब आपकी किस्मत थी कि उतना साल जी गए। पहला, जो उतने साल जी गए उसमें से कुछ लोग हो सकते हैं कि ज्यादा बीमार ना पड़े। ज्यादा साल जीना और स्वस्थ रहना दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। हो सकता है आप खटिया पकड़े हों और दवाई की बदौलत और बाकी मेडिसिन की बदौलत आप बहुत साल जी रहे हो, लेकिन ज्यादातर समय आप बीमारी में काटे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जी, कुछ लोगों को कुछ नहीं हुआ, इसके बदौलत हम नॉनवेज को अच्छा नहीं बोल सकते। ओके, ये है बताने का तरीका कि क्यों नॉनवेज को गलत बोला जाता है। वैसे मैं जी। और एक चीज और बता दूं, नॉनवेज को क्लास 1 कार्सिनोजन कैटेगरी में रखा गया है। क्लास 1 कार्सिनोजन कैटेगरी क्या होती है? जिसको लेने से 90% चांस है कि आपको कार्सिनोजेनिक इफेक्ट आपके बॉडी में होगा और अलग अलग बीमारी हो जाएगा। मतलब जैसे रेडिएशन लेने का जितना इफेक्ट है, उतना ही इफेक्ट क्लास 1 कार्सिनोजन नॉनवेज के फूड को भी उसी में रखा गया है। जी, एक्चुअली थोड़ा-सा मैं ऐड करना चाहूँगी सर इसमें जो इन्होंने बोला है कि पुराने ज़माने के लोग या 90-90 साल तक जो लोग जी रहे हैं, उन लोगों ने अगर नॉन-वेज खाया भी है, अपने टाइम का जो नॉन-वेज खाया है, वो नॉन-वेज अलग जैसे सर बोल रहे हैं बिल्कुल अलग था। अलग इन द सेंस लाइक कि उनके अंदर कोई भी तरह का स्टेरॉइड का इंजेक्शंस नहीं लगाया जाता था, उनको जीएमओ फूड नहीं खिलाया जाता था, उनमें जेनेटिकल मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता था। एकदम नेचुरल कंपोंग गाँव के वो हुआ करते थे जानवर और उनको पका के खाया जाता था। लेकिन अभी जो है वो तरीका डिफरेंट है। तो वही बुजुर्ग लोग जिन्होंने पहले खाया था, वो अब जो खा रहे हैं, वो धीरे-धीरे जा रहे हैं, उस ओर जा रहे हैं। हो सकता है वो 120 साल तक जीते, लेकिन वो 90 तक ही जी पा रहे हैं। तो ये एक कारण है। सर एक और सवाल है। ये आखिरी सवाल है एक्चुअली। अ, ईदू योगा जी पूछ रहे हैं कि क्या कोई फर्स्ट हार्ट अटैक में मर जाता है क्या? ज्यादातर ज्यादातर लोग फर्स्ट हार्ट अटैक में मर जाते हैं। यस। सिद्धार्थ शुक्ला फर्स्ट हार्ट अटैक ऑफ। और एक्चुअली नॉनवेज के लेकर के बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था। वैभव ने भी कहा था कि चाइना में जो है वो ज्यादातर लोग नॉनवेज खाते हैं और फिर भी उनको हार्ट अटैक नहीं आता। लेकिन चाइना के लोगों को अगर आप गौर से देखें तो उनमें और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हार्ट अटैक को छोड़िए, बहुत उसके सारी अलावा बीमारी, बहुत हाँ। सारी बीमारियां होती हैं। तो वो और सब चीजें और एक तो और सवाल जो पूछ रहे हैं ना कि भाई भारत के जो ब्राह्मण है या फिर नॉन वेजिटेरियन है उनको हार्ट अटैक नहीं आता। अरे वो तो और भी आगे है। उन्होंने नॉनवेज का ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल लेने के लिए नॉनवेज का सहारा नहीं चाहिए उन्हें। जी। उन्होंने एक बहुत अच्छा सोर्स डेवलप कर रखा है। ओके सर, यहाँ पे मैं एक एक रिक्वेस्ट मेरा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हर वीडियो में मुझसे पूछते हैं कि मैम सर से बोलिए कि एक ऐसी डाइट हमको बता दें सवेरे से लेके शाम तक, ताकि हम उस पे फॉलो कर सके। जैसे बीआरसी सर बताते हैं कि भाई 3 स्टेप फ्लू डाइट को खाना है, किस तरीके से खाना है, वो एक स्टैंडर्ड डाइट बताते हैं, वो सभी को फॉलो करनी चाहिए। बीमारी जब होगी तो उसको मॉडिफिकेशन क्या करना है वो स्पेशल उनके जो अलग चीज है, जब आपकी हाँ एक्सपर्ट्स मेडिसिन हैं चल रही है वो तब की बात बताएंगे। अलग है। हाँ, वो बिल्कुल। एक्सपर्ट्स उसको फिर वो डायग्नोस करके प्रॉपर उसमें ऑल्टरेशन करके उसको आपको देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ ऐसा सेट करें लोगों के लिए जो उनके लिए बहुत हेल्दी हो, टेस्टी हो और वो रियली एन्जॉय करके उसको खाएँ और उनको बीमार भी ना पड़े। तो कुछ ऐसा एक सिंपल सा एक डाइट बता दीजिए लोगों को, ताकि उनकी हेल्प तो हो जाए थोड़ी। बिल्कुल, तो फिर आप एक काम करिए, इसके लिए अपन एक अलग से वीडियो बनाएँगे, लेकिन ध्यान जी, रखिएगा वो डाइट सिर्फ़ उनके लिए होगा जिनको कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि जी, जैसे बीमारी होती है, पेशेंट मेडिकेशन में आता है तो चीज़ें बदल जाती है। ओके। अगर आप अंगूर खा रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मेडिसिन के साथ अंगूर खाएँगे, तो हो सकता है आप हुँ। डेथ कर जाएँ।
या क्योंकि नहीं सर, इंफेक्शन हो हाँ, जाता मेरे है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी डाइट हो जिसके अंदर हमें इनफ नाइट्रिक ऑक्साइड मिले ताकि हमारा एंडोथेलियम मजबूत रहे, हमको हुँ, स्ट्रेस ना हो, हमको ब्लॉकेज ना हो, हमको लथार्जिक फील ना हो। हम बहुत सारे लोग जो है वो जब वेजिटेरियन डाइट पे आते हैं, रॉ फूड पे आते हैं, तो वेट ड्रास्टिकली लूज करते हैं। तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए, तो एक ऐसा प्लान हम लेकर के आएंगे। जैसे सर बोल रहे हैं कि उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऐसा डाइट चार्ट लेकर के आएंगे आपके लिए जिसमें आपको फुल न्यूट्रिशन भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा, और आप हेल्दी रहेंगे। एक सही रास्ता आपके लिए, एक मतलब एक गाइडेंस रास्ता है। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू स्पेशलिस्ट, आपको स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। जी और जो मेरे पेशेंट हैं उनको पता होगा, मेरा जो डाइट है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम डाइट, ठीक है? स्पेक्ट्रम डाइट क्या होता है? कस्टमाइज्ड टू पर्टिकुलर पेशेंट फॉर द पर्टिकुलर डिजीज फॉर द पर्टिकुलर टाइम। तो स्पेक्ट्रम डाइट जो है वो हमें, जो मेरे अंदर कंसल्टेशन में जो पेशेंट है उनको तो चल ही रहा है। एक नॉर्मल स्पेक्ट्रम डाइट जो हर कोई खा सकता है, अगर जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसके लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं बहुत सारी चीजों को आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों दिया जा रहा है। जी, हर एक चीज जो ऐड करेंगे सर, उसमें उसके फायदे, किस चीज पे वो काम करेगी, वो सारी चीजें का हम बड़े विस्तार से वीडियो बनाएंगे, और बहुत जल्दी बनाएंगे। तो सर थैंक यू सो मच फॉर टुडे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल थे और काफी अच्छा वीडियो ने परफॉर्म किया है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा है वो वीडियो। देखकर खुशी होती है, और उम्मीद करती हूँ ऐसे ही लोग अपने सवाल करते रहेंगे। आप लोगों के मन में कोई भी सवाल आता है, कोई भी शंका आती है, तो हम लोगों से जरूर पूछिए। हम ज्यादा भी नहीं ले सकते कमेंट्स समय की वजह से, लेकिन जितना 4-5 जो भी जो रेलेवेटिव होंगे, जो रियली हमको लगेगा कि हमको ये क्वेश्चंस शामिल करने चाहिए, वो हम जरूर उठाएंगे, और आप लोगों तक उसके सारे आंसर्स हम पहुंचाएंगे। तो सर थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मैं आपको फिर से नए वीडियो में, या ओके, थैंक थैंक यू। यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।